नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारे जीएस के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। उसी श्रृंखला में हमारे आगे के टेस्ट होंगे और आप प्लीज सीरीज पे ध्यान मत दीजिएगा, आप सिंपली टेस्ट सॉल्व करने पे ध्यान दीजिएगा। 150 क्वेश्चंस दोनों भाषाओं में, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। सारी सब्जेक्ट्स के अच्छा खासा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। जो चीज नहीं आती है उसको प्लीज नोट कर लीजिए कहीं पे। जो चीज आपको हमारी गलती लगती है उसको थोड़ा सा डिसेंट वे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अब मैं हर टेस्ट में आप लोगों को ये बात शुरू में ही बता दूंगी कि मैं कुछ नहीं खाती हूं टेस्ट रिकॉर्ड करते वक्त। कभी नहीं खाया है आज तक और आगे भी नहीं खाऊंगी कुछ। इसी 1 घंटे के अलावा भी मेरे पास टाइम है जिसमें मैं कुछ ना कुछ खा सकती हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है शायद मेरी आवाज से, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि पानी तक की बोतल मैं नहीं रख के बैठती हूँ। ठीक है, तो इसी नोट के साथ, इसी फिर से आप लोग ट्रस्ट करेंगे इस बात पे, इस बात के साथ टेस्ट शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। भारत पर आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है, आर्यन इन्वेजन ऑफ इंडिया की जो थ्योरी है, ये सबसे पहले दी राम प्रसाद चंदा ने। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सूती कपड़े का उत्पादन, क्योंकि जो हड़प्पा वासी थे वो सबसे पहले कपास का उत्पादन करते थे। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की खोज, द ग्रेट बाथ, इसकी जो बात की थी सबसे पहले, द ग्रेट बाथ की बात वो की थी राखलदास बनर्जी ने। बताइए कौन सा सही है। ये तो आसान क्वेश्चन है, सारे ठीक हैं। अब इससे आपको क्या तैयार करना है, एक तो सिर्फ आर्यन इन्वेजन की बात नहीं की थी, कुछ ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज हो गया था, बाढ़ आ गई थी, तो वो किसने कहा था, वो थ्योरी किसने दी थी। एक सेंटेंस पढ़ के टेस्ट में इन चीजों को भी प्रिपेयर कर लिया करो, ठीक है। और कॉटन का तो आप जानते हैं सेंटर रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये ठीक हो जाएगा। ग्रेट बात इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सही चुनिए। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है लोथल। वहां से मिला है जल भंडार का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ वाटर स्टोरेज। कहां से? लोथल से। देखिए, आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन से स्टेट में, आज के प्रेजेंट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, कोई स्पेशल चीज वहां से मिली हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले के बचाऊ तालुका के खादिर बेट में स्थित पुरातात्विक स्थल है ढोलावीरा। हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु शिलालेख या अभिलेख यहां से प्राप्त हुआ है, मिनिएचर इंस्क्रिप्शन मिला है। एक पुरातात्विक स्थल कालीबंगा से 7 अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा अभी कहां पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। एविडेंस ऑफ 7 फायर पिट्स, अग्नि कुंड कह सकते हैं या हवन कुंड कह सकते हैं, वो हो गए आपके फायर पिट्स। बताइए कौन सा ठीक है। तो ये तीनों ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। और ऐसे करके याद कर सकते हो। वाटर स्टोरेज मिला लोथल से, लोथल कहाँ पे है ये देखना है। मिनिएचर इंस्क्रिप्शन मिला ढोलावीरा से, एविडेंस ऑफ 7 फायर पिट्स मिले कालीबंगा से, और कालीबंगा और इन सब की रिस्पेक्टिव लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड, सही चुनना है आपको, करेक्ट। जौनपुर का स्टोन इंस्क्रिप्शन, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध है कन्नौज के मौखरी राजा ईश्वर वर्मन से। समुद्रगुप्त का उल्लेख गया ताम्रपत्र शिलालेख से किया गया है, गया के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया था शायद एक बार 4-5 साल पहले। महिला शासक रुद्रमा देवी का संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से रहा है। सही बताइए कौन सा है। पहला और दूसरा। तीसरा क्यों गलत हुआ? आप जानते हैं, बहुत फेमस रानी रही हैं रुद्रमा देवी, और ये थी आपकी ककातिया राजवंश की, ना कि राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से सही चुनना है आपको। 1305 में मेरु तुंगाचार्य द्वारा लिखित जैन साहित्य है, उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ये 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देता है। इट गिव्स द डिटेल्स अबाउट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द 14th सेंचुरी। धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य साहित्य की एक अनूठी रचना है जो वास्तव में बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के मार्ग का अनुसरण करती है। बताइए कौन सा सही है। बढ़िया क्वेश्चन है बहुत।
दोनों ठीक हैं। तो अब यहाँ से जो जो चीजें प्रिपेयर हो गई हैं प्लीज मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप उनको पढ़ लीजिएगा। धनपाल की तिलक मंजरी है और वो एक्चुअली फॉलो कर रही है बात कादम्बरी जो कि लिखी थी बाण भट्ट ने। इससे आपकी बुक्स और उनके राइटर्स ज्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं, हमने थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, धनपाल जो थे ये राजा भोज के वो हुआ करते थे आपके रॉयल पोएट। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन सही चुनिए। शक क्षत्रप टाइम पीरियड के टाइम पे सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। ठीक, वरहामीर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया था और महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल और सिद्धराज जयसिंह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ही यूज्ड टू अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कुमारपाल एंड सिद्धराज जय सिंह। सिंह की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, पर वेरी मच करेक्ट। आप जो आपको नहीं आता वो प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपकी यहां से एक बुक तैयार हो जाती है, ये रही। बुक्स और ऑथर्स पे भी आते हैं ना क्वेश्चन काफी। सिक्स्थ सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा की उपाधि धारण की थी। टाइटल्स पे क्वेश्चन काफी आते हैं, है ना। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम नाम से एक राजधानी की स्थापना की थी, तो उसी के बेसिस पे शायद टाइटल मिल गया होगा, है ना। राजेंद्र प्रथम का पूर्वी तट पर बंगाल अभियान बंगाल की खाड़ी पर चोल प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया गया था और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहते थे, द चोला लेक। चोल शासक राजेंद्र प्रथम और चोल गंगम नामक महल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। राजेंद्र प्रथम ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए फारस में 2 दूतावास भेजे थे, पर्शिया में भेजे थे, एम्बेसीज कह लो, एम्बेसडर्स कह लो, कुछ भी कह लो। 6 स्टेटमेंट आपके पेपर में तो नहीं आएंगे, पर ठीक है यहाँ पे पढ़ लो। तो आपको बताना था कौन सा सही है। 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है, तो 5th और 6th गलत हो गए हैं। कोई नहीं, बता देते हैं आपको 5th और 6th क्यों गलत हो गए। ये चोल बे ऑफ बंगाल को तो बोलते थे चोल लेक, ठीक है बिल्कुल। अब आपका जो चोल रूलर थे राजेंद्र वन, उन्होंने डोनेट किया था बे ऑफ बंगाल। पैलेस वैलेस करके ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बनवाया था, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक बनवाया था, लेकिन ऐसा कोई चोल गंगम करके जो थी ना जगह, वो पैलेस नहीं था, एक आर्टिफिशियल लेक था, ठीक है, कृत्रिम झील थी। और राजेंद्र वन ने 2 एम्बेसीज भेजी थी, बिल्कुल भेजी थी, ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन पर्शिया में नहीं भेजी थी, चाइना में भेजी थी। क्लियर हो गई बात। तो इस चीज को ध्यान रखना कि दोनों में फर्क क्या है। चोल गंगम जो था वो एक कृत्रिम झील का नाम है, ना कि किसी पैलेस का नाम है, ठीक। पैलेस नहीं है ये। सही चुनना आपको। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर ली थी, नदरन पाट पे। कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल के राजकुमार से कर दिया था। एहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया, जो पुलकेशन प्रथम के शासनकाल के दौरान एक कवि हुआ करते थे, पोएट थे। पुलकेशन प्रथम के एहोल शिलालेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख देखने को मिलता है। बताइए कौन सा सही है। फर्स्ट और सेकंड ठीक है, थर्ड आपका गलत होता है। एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था रवि कीर्ति, बिल्कुल ठीक है। पुलकेशन 1 कहां से भाई, पुलकेशन 2 के टाइम के थे ये, है ना। और संस्कृत पोएट और प्लेराइट कालिदास का जो जिक्र मिलता है वो इसी एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और वो पुलकेशन 2 के टाइम का है, 1 के टाइम का नहीं है। सिंपल। सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। इस फेमस बैटल्स आ गए हैं अब। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध 949 ईस्वी में राजादित्य के नेतृत्व वाले चोलों और कृष्णराज तृतीय के नेतृत्व वाले राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। प्लीज ध्यान देना कि राजादित्य और राष्ट्रकूट, कृष्णराज 2 3 4 कौन से कृष्णराज की बात हो रही है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज तृतीय ने तकोलम के युद्ध में चोल सेना को बुरी तरीके से हरा दिया था और तोंड बल्लभ पर अधिकार कर लिया था, जगह थी। मलिक काफूर ने अंततः चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। मलिक काफूर आपका वो है, नहीं बता रही हूं, चलो 4th ऑप्शन आ गया, क्योंकि मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत में सुल्तान औरंगजेब का गुलाम सेनापति था। बताइए जल्दी। हंसते मुस्कुराते जो पढ़ाई हो जाए, जो काम हो जाए, वो दुनिया में सबसे अच्छा हो। तो 1 2 और 3 ठीक है। वही जो मैं आपसे 4th पूछने वाली थी कि मलिक काफूर कौन था, सबने पिक्चर देखी है ना। कौन सी पिक्चर, पद्मावती, है ना, उसमें दिखाया है।
तो मलिक काफूर स्लेव जनरल हुआ करता था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक, ना कि औरंगजेब का। बाकी बिल्कुल ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गिरनार में नियुक्त उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। उनके गवर्नर उस वक्त वहां पे अपॉइंटेड थे, उन्होंने वहां पे उसको कंस्ट्रक्ट कराया था। कनिष्क के राबतक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख किया गया है। राबतक इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था पल्लव राज्य। पल्लव डायनेस्टी सबसे इन्फ्लुएंशियल थी, बताइए। पहला दूसरा ठीक है। एक्चुअली मौर्यस के बाद जो साउथ में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बॉस टाइप लोग थे, वो थे सतवाहन्स, ना कि पल्लव। मौर्यस की बाद की बात हो रही है। पल्लव का भी अच्छा खासा था, क्या बोलते हैं, प्रभुत्व, लेकिन सतवाहन डायनेस्टी जो थी उसका प्रभुत्व, वो ज्यादा प्रभावशाली राज्य रहा है। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विशुद्धि मग्ग बुद्ध घोष द्वारा पाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसे त्रिपिटक के बाद सबसे महत्वपूर्ण थेरावाद ग्रंथ माना जाता है। अब देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर यहीं पे कर देना चाहती हूँ। थेरावाद नहीं समझ आ रहा है, त्रिपिटक नहीं समझ आ रहा है, तो देखिए अभी आपके बेस आपका वीक है। आपको कंपाइलेशन वीडियो देखना चाहिए, आपको लिस्टिंग वीडियो देखना चाहिए, फिर आपको टेस्ट सीरीज आके अटेम्प्ट करनी चाहिए। आप उम्मीद करें, देखिए 1 से सवा घंटे का टारगेट हमको मिलता है आपको एक टेस्ट कराने के लिए। अब उसमें मैं आपको सारे बेसिक पॉइंट्स नहीं ह्यूमनली पॉसिबल है करवाना, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी वहां पे कवर करवा के हम आए होते हैं। तो जो लोग डायरेक्टली इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो या तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इसको अटेम्प्ट कीजिए, हमारे काम में कमी निकालने के लिए अटेम्प्ट ना कीजिए। ये मेरा आपसे विनती है, ठीक है। चलिए, गहडवाल शासकों ने अनेक विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, टैक्सेस लगाए थे बहुत सारे, जिसमें से एक था जल कर, वाटर टैक्स, जिसका उल्लेख मिलता है गहडवाल के शिलालेखों में। सतवाहन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था, बताइए। ठीक है तीनों, सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। शेरशाह के काल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। जो जजिया टैक्स था, इट वाज अ सिटी टैक्स। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। 1712 में फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी कहते हैं हम इसे, अपने मंत्रियों जुल्फिकार खान और असद खान के आदेश पर जजिया कर को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था, ऑफिशियली खत्म कर दिया था। सबसे पहले जहांदर शाह ने खराज कर से जजिया कर हटाकर इसे पृथक बनाया और फिर इसे ब्राह्मणों पे भी लगा दिया, जिससे वो अब तक मुक्त थे, बताइए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ गलत हो गया। 1712 में जहांदर शाह ने फॉर्मली जजिया टैक्स को हटा दिया था, ठीक है। किसने हटाया था? जहांदर शाह ने। ये इंटरचेंज है और यहां पे आएगा एफएसटी। ये एफएसटी ने ये किया था, जहांदर शाह ने ये किया था, दोनों इंटरचेंज हैं, बाकी ठीक है। आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजी अरेंज कीजिए। आपको साल पता है तो आप कर देंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। इसका आंसर तो देखिए बी हो जाता है, 1 2 3 4, मतलब ये अरेंज है। बता देंगे हम जरूर आपको। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड अभी तक रट जाना चाहिए, 1206 से 1526, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो आए, ये आए आपके 1210 में। 1210 के बाद 1210 से 1236 के लिए आए इल्तुतमिश। रुकनुद्दीन फिरोज आए 1236, ठीक। और रजिया सुल्ताना पूरा नाम था जलालत उद दिन रजिया, 4 साल के लिए आई थी बस, 1236 से 1240, ठीक है। ये भी लिख ही देते हैं, फिर आप कहेंगे ये नहीं लिखा था मैम ने। कमी निकालते हैं बहुत ज्यादा, आप क्या करें बताइए। 13th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली में 4 किले बनवाए, फोर्टिफिकेशन किया था, 4 फोर्ट्स बनवाए थे। सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों ओर रक्षात्मक चार दीवारी का निर्माण किया था, डिफेंस, इसको आप किलेबंदी कह सकते हो, डिफेंसिव बाउंड्री वॉल। सैयद राजवंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरते दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा था। थर्ड और फोर्थ ठीक है, पहला दूसरा गलत हो गया।
सबसे पहले 4 फोर्ट्स बनवाए थे बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, बलबन ने। और सबसे पहले डिफेंसिव बाउंड्री वॉल बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, ए के लिख देते हैं। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कृषकों की भलाई के लिए प्रयत्न किए थे, मतलब वेलफेयर फॉर फार्मर्स के लिए काफी काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इकताओं में ख्वाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति की थी, मतलब नए पोस्ट्स जो हैं अपॉइंट की थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि को मापकर राजस्व एकत्र करना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक अलग विभाग बनवाया, दीवाने मुस्तखराज। और अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% जो है वो भूमि कर, मतलब 50% जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो आपको टैक्स में देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था, जो एक्चुअल इनकम होती है लैंड की उस पे। 3 4 5 6 ठीक हो जाएगा। 3 4 3 ठीक है, 4 ठीक है, 5 ठीक है, 6 ठीक है। पहले दूसरे चेक कर लेते हैं। घियासुद्दीन तुगलक जीटी पहला सुल्तान था जिसने फार्मर्स की भलाई की सोची थी, और ये बलबन ने अपॉइंट किए थे, ख्वाजा या फिर साहिब दीवान। सैयद राजवंश की बात हो रही है, सैयद डायनेस्टी की, आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में अब कोई शक शंका रहनी नहीं चाहिए, इतने टेस्ट ऑलरेडी प्रैक्टिस किए जा चुके हैं। मुबारक शाह, खिजर खान, आलम शाह और मोहम्मद शाह। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए प्लीज एक बारी। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450 तक, सबसे पहले तो 1414 से 1450 तक एक क्वेश्चन ये वाला प्रिपेयर कर लो यहीं पे। अब मुबारक शाह है जैसे, ये 1421 से था 1434 तक, एडी हैं ये सब, ठीक है। और खिजर खान सबसे पहला हो गया 1414 से 1421 तक। फिर आपका खिजर खान के बाद मुबारक शाह गया, फिर आया आपका मोहम्मद शाह 1434 से 1443, और आलम शाह हो गया आपका 1443 से 1451। और ये प्लीज ध्यान रखना, मुगल काल में भूमि और भू राजस्व प्रणाली के प्रकार के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है। जैसे पोलज क्या था, चचर टाइप क्या लैंड था, ये सारे तो आसान क्वेश्चन वाले हैं। पोलज प्रकार की भूमि सर्वोच्च उत्पादन वाली भूमि होती थी, इस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी तथा वर्ष में 2 बार फसल उत्पादन किया जाता था। चाचर करके एक भूमि होती थी, वो ऐसी भूमि थी जो एक बार जोतने के बाद उत्पादन शक्ति उसकी, अगर आपको फिर से संचय करना है उसमें, तो 1 या 2 वर्ष के लिए आपको उसको खाली छोड़ना पड़ेगा। थक जाती थी वो बेचारी, उसको छोड़ना पड़ता था। ऐसी भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष से खेती ना की गई हो, ये और थक जाती थी, ये थी परती। और ऐसी जिसमें 5 या 5 साल से ज्यादा कोई फार्मिंग नहीं करी गई वो हो जाती थी बंजर। बताओ, फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, तो हमारा पोलज ठीक है और हमारा बंजर ठीक है, सॉरी परती ठीक है, बंजर नहीं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो परती था ऐसा लैंड, फर्स्ट और फोर्थ ठीक है हमारा, है ना, 16th का परती नहीं, हाँ बंजर ठीक है। अब देखते हैं गलत क्या हुआ है। परती ऐसा लैंड था जो 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था, ठीक है। परती था 1 से 2 साल खाली, और आपका 3 से 4 साल खाली जो रहता था वो था आपका चाचर, ना कि 1 से 2, 3 से 4 साल वाला था चाचर, तो दोनों आपस में इंटरचेंज्ड हैं। बाकी आप देख ही लो, पोलज सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्शन वाला था। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे और ये भी बन सकता है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, या फिर सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी थी, फिर किसकी थी, फिर किसकी थी, फिर किसकी थी, ऐसे करो। तो पोलज के बाद आपका परती, पीपी, चाचर, बंजर, ऐसे याद कर लो। अर वाले नीचे आ गए दोनों, पोलज और परती दोनों टॉप पे आ गए। ये भी तो बन सकता है ना क्वेश्चन, ठीक। और एक टैक्स भी लगता था, जो आपका प्रोड्यूस टैक्स होता था उसको इसमें कहते थे महासोल या मल, MAL, या फिर MAHASUL। ये टैक्स था, मतलब ये बस याद रखना कि अगर ये लिखा है वर्ड तो ये टैक्स था। कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। भारतीय द्वारा चीनी उद्योगों का विकास,
रिश्रा में प्रथम जूट मिल की शुरुआत होना, भारत में इस्पात का पहला उत्पादन होना, बॉम्बे में प्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत। ये हो गया, ये आपको साल याद करने पड़ेंगे ना। तो शुगर इंडस्ट्री 1904 मैं बोल रही हूं, साथ साथ नोट करते चलिए। 1855 काफी पुराना है ये रिश्रा वाला, ये आपका 1874 है और ये आपका 1854 है। आपको मिलान करना है, देख लीजिए एक बारी, बुक्स और ऑथर्स पढ़ लीजिए प्लीज एक बारी। तो राधा कमल मुखर्जी अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिल्कुल ठीक है। रमेश चंद्र मजूमदार हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट ठीक है। रामचरण शर्मा अर्बन डीके ऑफ इंडिया। और आर्थर ल्यूबिन भाषम की है, एएल भाषम की जो बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी शायद। ठीक, आंसर हो जाता है बी। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में खुदाई खिदमतकार सुना होगा आपने, उसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने 1932 में पुणे में हरिजन सेवक संघ, सर्वेंट्स ऑफ हरिजन सोसाइटी जिसको बोलते थे, उसको फाउंड किया था। भीमराव जी अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहा जाएगा, इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक। गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। स्वराज पार्टी जो है उसके मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी 1923 में। पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रामाबाई रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1909 में पुणे में की गई थी। दूसरा गलत हो गया। पूना सेवा सदन श्रीमती रामाबाई रानाडे गोपाल कृष्ण देवधर बिल्कुल ठीक है, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण देवधर। और साल था 1909, पुणे बिल्कुल ठीक। स्वराज पार्टी याद रखना, क्वेश्चन काफी आता है। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई 1875, किसने करी? सर सैयद अहमद खान ने। इंडियन लीग की स्थापना 1875 शिशिर कुमार घोष ने। और आर्य समाज की स्थापना 1875 बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट है सारे, सब मैच द फॉलोइंग में देख लो, लिस्टिंग से रिवाइज कर लो, जैसे मर्जी कर लो भाई, देखो करा रखा है हमारी साइड से तो। ठीक है, ये दोनों तीनों ठीक है। तो 1875 में क्या क्या आया, एक ही क्वेश्चन में करा दिया आप लोगों को। और बताओ क्या कराएं आप लोगों के लिए। 1926 में स्थापित नौजवान भारत सभा के प्रमुख नेता बताने हैं आपको, मेजर लीडर्स। भगत सिंह, छबिलदास, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। बताइए। बिल्कुल ठीक है सारे। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, इन्होंने स्टार्ट किया यंग बंगाल मूवमेंट 1826 में। राजा राममोहन रॉय ने फाउंड किया ब्रह्मो समाज कलकत्ता में 1828 में। और बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हिताकर्णी सभा शुरू की थी 1925 में। केशव बलिग्राम हेजवर ने स्टार्ट किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, आप जानते हैं, 1924 में। पहला दूसरा ठीक है। ये बहिष्कृत हितकर्णी सभा स्टार्ट तो इन्होंने ही की थी, 1924 में की थी। साल गलत है। और ये भी बिल्कुल सब कुछ ठीक है, साल गलत है, 1925 है इसका। तो देखिए, मैं मार्क बार बार नहीं करना चाह रही, आप कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, नाम, लीडर का नाम, कौन से सन में हुआ शुरू, और क्या बोलते हैं कहां पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 1851 में स्थापित रहनुमाई मजदयासन, आप जानते हैं, सभा थी एक पारसियों की, उसमें लीडर कौन थे मेन? दादा भाई नरोजी, नरोजी फुरदौनजी, एस बंगाली, बदरुद्दीन तैयब जी। ये यहां तक ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे इसमें, इसमें थे जेबी वाचा, सुना होगा आपने नाम। ठीक है, ये नहीं थे। गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। बंग भाषा प्रशिक्षा सभा, ये 1836 में आई थी, राजा राम मोहन रॉय के साथी थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। धर्म सभा राधाकांत देव 1830, है ही नहीं कोई गलत, सही है दोनों। कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ट्रीटी आ गई है, बहुत गंदा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुई बसीन की संधि, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि, और टीपू और अंग्रेजों के बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और शिक्षा पर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड का मैनिफेस्टो ऑन एजुकेशन। चलिए देख लीजिए, कोई बात नहीं। ट्रीटी ऑफ बसीन हुई 1802 में, और ये था 1809 में। 1792 की है तो बहुत फेमस। और वुड्स डिस्पैच 1854।
चलिए भैया, मैच द फॉलोइंग वाइसरॉय पीरियड ऑफ टेन्योर। ये क्वेश्चन मैंने 100 बार बताया है कि जो भी वाइसरॉय पढ़ें प्लीज उनका टाइम पीरियड याद रखें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा। वो जो क्वेश्चन आते हैं सारे कि ये चीज इस वाइसरॉय के शासनकाल में हुई थी या नहीं हुई थी, वो क्वेश्चन कैसे करोगे सॉल्व? वो क्वेश्चन तो तभी कर पाओगे ना सॉल्व जब उस वाइसरॉय का टाइम पीरियड पता होगा। तो मैच कर लेते हैं चलो। डफरिन का था 1884 से 1888। वेवल आए आपके 1944 से 47। सॉरी। माउंट बेटन का था 1947 से 1948 और लिनलिथ को थे 1936 से 1944। बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फैक्ट्री एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आप इस क्वेश्चन पे, अच्छे बच्चे हैं तो। फैक्ट्री एक्ट 1881, काउंसिल एक्ट 1892, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, 1919, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इसी साल है आपका रॉलेट एक्ट। सही चुनना आपको। सती प्रथा का निषेध, बिहार में संताल विद्रोह, बंगाल का विभाजन, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा कब, ये बताना है आपको देख के। 3, 4, 5 हो गया ठीक बिल्कुल। सती पे जो रोक लगी वो लगी 1829 में। संथल रिबेलियन हुआ 1855 में। बाकी बिल्कुल ठीक है। 1905 में, ये 1906 में, ये 1928। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था इज़हावा आंदोलन। और ढोंडो केशव कार्वे ने अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य से 1900 में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे ठीक हैं। नवीनतम अघटित कृषि डेटा, बहुत गंदा क्वेश्चन है। लेटेस्ट अपडेटेड एग्रीकल्चर डेटा 2023, थोड़ा बहुत हंस लो, ठीक। बताएंगे। भारत में अरहर की दाल, तूर दाल का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश टॉप 3 हैं। भारत में चने के उत्पादन में महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान टॉप 3। मूंगफली, ग्राउंडनट और में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। इनको ऐसे ही याद करना, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी देखिए मर्जी आपकी है, आप लोग कमियां बहुत ज्यादा निकालते हैं, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ सच्ची। चलिए ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको टॉप अरहर की दाल के 3 पता लगने चाहिए, चने के और ग्राउंडनट के। फिर से एग्रीकल्चर डेटा की बात हो रही है। भारत में, ये हिंदी का थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान, ये टॉप 3 किसके प्रोडक्शन में है? ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मिसप्रिंट है लेफ्ट हैंड पे, कोई बात नहीं। जवार के, सोरगुम, मसूर की दाल, लाल वाली दाल जो होती है, रेपसीड, सरसों। तो ये जवार में है टॉप 3, ठीक है। फिर से आपको खनिज डेटा बताना है, अपडेटेड मिनरल डेटा। और देखो भाई, अब पेपर पोस्टपोन हो गया है तो अगर कोई चेंज आता है तब तक वो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। यहां ना कमेंट करना कि गलत पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है चिली, पेरू, चीन, ये कॉपर ओर में लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कंट्रीज। और यूएसए, सऊदी अरेबिया, रशिया जो हैं ये क्रूड ऑयल पेट्रोलियम में लीडिंग हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा ठीक है। ठीक है दोनों। तो यहाँ पे क्या तैयार हुआ आपका, कॉपर ओर में हो गए 3 तैयार और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम में हो गए तैयार, है ना। फिर से आपको अपडेटेड मिनरल डेटा के बारे में बताना है। हीरे के भंडारण की बात हो रही है, रिजर्व्स ऑफ डायमंड, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। और गोल्ड में कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। और लाइमस्टोन रिजर्व की ही बात हो रही है, रिजर्व की बात नहीं होगी तो मैं बता दूंगी बोल के। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये 2 लीडिंग स्टेट्स हैं लाइमस्टोन में। बताओ, पहला और दूसरा ठीक है। तो डायमंड आप पता लग गया, गोल्ड पता लग गया। कर्नाटका पहला है, आंध्र प्रदेश दूसरा है, ये आपका, नहीं तो गलत क्यों है फिर, एक सेकंड। एमपी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये ठीक दे रखा है। कर्नाटका, राजस्थान और, हाँ इसमें आपका कर्नाटका होगा फर्स्ट पे। कर्नाटका फर्स्ट पे है, आंध्र प्रदेश सेकंड पे है। किसमें? लाइमस्टोन में।
बाघ स्थिति रिपोर्ट, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट की बात हो रही 2022 की। 2014 से 2018 के टाइम पे जो आबादी बढ़ी है वो 33% बढ़ गई है टाइगर पॉपुलेशन। और कितने से कितना हो गया है? 3167 टाइगर थे 2022 में, 2967 हो गए हैं 2022 में, 2967 थे 2018 में। इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, सारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग लिस्टिंग वीडियो पढ़ के आए होंगे, मैं ऐसा सोच के बैठ रही हूँ। और उनका एरिया जो है वो है 75796.83 स्क्वायर किलोमीटर, 18 स्टेट्स में फैली हुई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना प्लीज। अब ये कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? बहुत बार कराया है क्वेश्चन। इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से होकर गुजरता है, ये आपको मुझे बताना है, बताइए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो बी, 2, 3, 4। मतलब देखो, साउथ अमेरिका की टोटल कितनी कंट्रीज हैं इक्वेटर जिससे पास करता है? 13। पहले तो ये रट लो, बहुत बार करा चुकी हूं पर रट लो प्लीज, 10 बार पढ़ो इसको। साउथ अमेरिका की 3 कंट्री हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ECB, ये आपकी साउथ अमेरिका की हैं। एशिया की है किम, किम शर्मा, सर ने बताया था। एशिया में किम शर्मा है आपकी किरिबाती, ओशियाना, इंडोनेशिया और मालदीव्स, सिर्फ 3। अफ्रीका की है गिबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, साउटोम एंड प्रिंसिपी और सोमालिया। ठीक है, तो श्रीलंका से पास नहीं करता है, कुछ चीजें जैसे इंडिया से पास नहीं करता है, श्रीलंका से पास नहीं करता है, तो एलिमिनेशन से भी हो जाएंगी, नहीं तो देखो 13 याद कर लो, याद तो करनी पड़ेंगी। भारत की मानक मध्यान्ह रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो है आपकी कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट से होकर गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका मौका, MOUCA, मौका। तो ये जो मौका है आपका, ये 5 स्टेट से गुजरती है, यूपी, MP और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से कहीं से नहीं गुजर रही है। ठीक है, मौका। 38 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ का कोल्हान करके एक रीजन पड़ता है, वो किसके लिए फेमस है? मिनरल प्रोडक्शन के लिए। माही रिवर विंध्या से ओरिजिनेट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। असम राज्य में जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, बताइए कौन सा सही है? सेकंड ठीक है बिल्कुल। कोल्हान झारखंड में है, जंगल महल वेस्ट बंगाल में है। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों बातें, प्लीज कुछ भी भूल जाना, ये दोनों चीजें याद रखना। माही तो बता ही दोगे, उसमें क्या है, बच्चे भी बता देंगे माही तो, है ना। चलिए, सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 520 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। नागालैंड 215 म्यांमार के साथ, मणिपुर 398 म्यांमार के साथ, मिजोरम 510 म्यांमार के साथ। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा फैक्ट लोडेड आपको लग रहा होगा, लेकिन आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कई बारी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सही चुनना है आपको, करेक्ट। भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST का जो कट है, इंटरसेक्शन, वो होता है प्रयागराज, नैनी। और मैकमोहन रेखा किस किस के बीच की है सीमा रेखा? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है इंडिया और चाइना के बीच की, बताओ। तो दूसरा ठीक हो गया। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो कट पॉइंट है वो सूरजपुर है जगह, कहाँ पे पड़ती है? छत्तीसगढ़। यहाँ से तो होके गुजर रही है ना IST, ये तो वो जगह है नैनी। तो जो ये कट हो रहा है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कर रही हैं आपकी सूरजपुर जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ की। सही चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। इंडिया बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर कितना शेयर कर रहा है? 4096.7 किलोमीटर का। चाइना के साथ 3323 किलोमीटर का। पाकिस्तान के साथ 3488 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, गड़बड़ कहां हुई है? चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसकी जो लेंथ है दैट इज 3488। पाकिस्तान के साथ है 3323। ठीक, बाकी ठीक है।
जो राज्य दिए हुए हैं इनको इनकी तट रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन के हिसाब से आपको असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, छोटे से लंबे तक। तो देख लीजिए, केरला है आपका 569.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र है आपका 652.6 किलोमीटर, कर्नाटका है आपका 280, हाँ, और उड़ीसा है आपका 476.4 किलोमीटर। ए हो जाएगा आंसर। सही चुनिए प्लीज, करेक्ट। पासेस, दर्रे दिए हुए हैं और लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जरा फटाफट देख के। मैच द फॉलोइंग करा देते हैं, चलिए आपको इसका, है ना। तो दिहांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और आपका खुंजराब है आपका काकोरम, लद्दाख में, नाम से नहीं लग रहा। नाथुला है आपका इंडिया चाइना बॉर्डर में पड़ता है, सिक्किम, और शिपकिला है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, ये हो जाएगा आंसर। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। ये आपके कुछ फॉल्स दिए हुए हैं, जलप्रपात दिए हुए हैं, और स्टेट पूछ रहा है, जैसे शिमोगा में बरकाना है, धुआंधर आपका एमपी में है, जोरांडा आपका उड़ीसा में है, और बारहे पानी आपका मयूरभंज वेस्ट बंगाल में है। गलत बताइए कौन सा है। मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, कैसे गलत कर देंगे। सही चुनिए, करेक्ट। पंजाब में रंजीत सागर बांध कहाँ है, रावी नदी पे। सलाल बांध किस पे है, चिनाब पे, जम्मू कश्मीर। कोटेश्वर भागीरथी नदी पे बना है उत्तराखंड में, और उकाई डैम है आपका गुजरात में, तापी नदी पे। बताइए, डैम से यही क्वेश्चन आएगा तो। पूरी लिस्ट आपके पास है लिस्टिंग वीडियो में, देख लीजिए प्लीज, बिल्कुल ठीक है सारे। तो रंजीत सागर बांध, सलाल बांध, कोटेश्वर और उकाई नहीं गलत होना चाहिए आपका अभी तो फिलहाल, ठीक है। 46 सही चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, और उसके नाम दिए हुए हैं, मतलब उनके नाम और जगह दी हुई है। बताइए कौन सा सही है। दहियार है आपका बुंदेलखंड का, और एरका है आपका साउथ इंडिया का, और पेंडा है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये भी सारे सही चुन लीजिए, करेक्ट। ऑयल रिफाइनरीज और उनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, जगह भी पता होनी चाहिए इनकी आपको। जैसे कोयाली है आपकी गुजरात में, 1965 ठीक दे रखा है, और आपकी बोंगाई गांव आपकी पड़ती है असम में, 1979 बिल्कुल ठीक है। बीना है आपकी एमपी में, 2011 की है, और हल्दिया है आपकी वेस्ट बंगाल में, 1975। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। गलत चुनिए, इनकरेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, और किस नदी पे वो बनी हुई हैं। दामोदर घाटी चेनाब पे, हिडकाल आपकी घटप्रभा पे, हीराकुड महानदी पे, इडुक्की पेरियार पे। नदियां नहीं समझ आ रही कहां पे कौन सी बह रही है तो बंद कर दो वीडियो, ठीक है। पहली गलत है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपका दामोदर नदी पे है, बिल्कुल ठीक, झारखंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ना कि चेनाब पे। कहाँ है ये घटप्रभा नदी पे, कहाँ पे है ये बताओ। घटप्रभा कर्नाटका में, महानदी उड़ीसा में, पेरियार कहाँ है, केरला में। सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के उत्पादन के लिए फेमस हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ तृतीय क्रम जो टर्शरी ऑर्डर है उसकी अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति मीजोजोइक युग में हुई थी। वेस्टर्न घाट जो थे वो मीजोजोइक एरा से आए हैं। एरा पढ़े होंगे आपने, एक आध क्वेश्चन आता है, फेमस फेमस याद कर लो बस, सारे ज्यादा थोड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। पहला और दूसरा ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आते हैं आपके सेनोजोइक से, सेनोजोइक, सेनोजोइक। चलिए सही बताइए कौन सा है। देव प्रयाग, अब देखो सारे पंचप्रयाग याद कर लो, क्या दिक्कत है। देव प्रयाग कैसे बनता है, अलकनंदा भागीरथी मिलके। देखो अलकनंदा तो सब में है ना। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग धौली गंगा अलकनंदा, विष्णु प्रयाग पिंडार अलकनंदा। तो कैसे याद करोगे, पहला दूसरा ठीक है। कर्ण प्रयाग पिंडार और अलकनंदा, ठीक है, कर्ण प्रयाग पिंडार और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा, ये इसका थर्ड और फोर्थ आपस में इंटरचेंज्ड है, ठीक है। कौन सा विषय भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। सब्जेक्ट्स पूछ रहा है पार्ट 5 के। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग।
तो ये आते हैं आपके सारे, है ना, तो इनको याद रख लो। एग्जीक्यूटिव है आपका आर्टिकल 52 से 78, पार्लियामेंट है 79 से 122, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं आर्टिकल 123, जुडिशरी है 124 से 147 और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं आपके 148। आर्टिकल भी याद होने चाहिए थोड़े बहुत कि नहीं होने चाहिए? सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है क्या है, आर्टिकल तो पूछता है, मैंने आपको बताया है, मतलब 50-60 आर्टिकल तो याद करने पड़ेंगे ही आपको, नो मैटर व्हाट। आर्टिकल 52 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 53 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, 58 क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। ये आंसर आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगा। 52 है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 53 है आपके एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। बाकी तो ठीक है, याद हैं आर्टिकल्स, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है कर लो अब याद, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 4 5 तो याद करने की कोशिश करो, सही चुनो। फिर से आर्टिकल्स आ गए हैं। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। 85 संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 93 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। 89 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। करेक्ट बताओ? 1 2 और 3 ठीक है बिल्कुल। आर्टिकल 93 है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये 89 है उल्टा ये यहां पे। बाकी ठीक है, अब थोड़े बहुत आर्टिकल तो भाई याद करने पड़ेंगे, इसमें नहीं हम कुछ कर सकते। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में प्रावधान प्रदान करती है। ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीदवार भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? इनमें से किसकी ओथ अफर्मेशन इसमें नहीं दी हुई है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सीएजी की, गवर्नर्स की या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स की? तो ये राज्यों के राज्यपाल इसमें नहीं दे रखे, ठीक है। तो ये जो उम्मीदवार है ना, बता देती हूँ एक बारी, ये आपके इसमें सारे यूनियन मिनिस्टर आते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स आते हैं, ये सब आते हैं इसमें। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी आते हैं इसमें, हाई कोर्ट के जज भी, तो गवर्नर नहीं आते इसमें। सही चुनना आपको, करेक्ट। अब ये कह रहा है कुछ अमेंडमेंट, संशोधन दिए हुए हैं, याद करने पड़ेंगे संशोधन भी। 52nd अमेंडमेंट 1985 10th शेड्यूल आया इससे। 61st 1989 ऐसे ही याद करना, ये लंबे लंबे पढ़ के मत याद करने लग जाना। वोटिंग एज कम कर दी थी, 21 से 18 कर दी। 101 से जीएसटी आया। 42nd से सिस, SIS करके याद कर लो, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड किए गए प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। बताओ ठीक है ये सारे। इसको वापस स्क्रॉल करती हूँ, पॉज करके फिर याद कर ले करो। मतलब देखो, स्पून फीडिंग वाले बच्चे थोड़ी हो भाई, कमाल कर रहे हो, एसडीएम बनने वाले हो। ऐसे थोड़ी पॉज कर करके मैं बताऊं पढ़ लो, अब मत पढ़ो, कंटेंट पे ध्यान दो, टीचर कुछ खा रहा है नहीं खा रहा है इस पे ध्यान मत दो। मतलब ये तो बहुत ही बचकानी चीज हो गई ना, ये तो वो हो गई कि हाँ ट्रोल करेंगे ही हम तो बिना बात के। तो अभी समझो टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो मत बिगड़ जाना ये सब सुन के, ठीक है। सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। दादरा एंड नगर हवेली जो है वो इंडियन यूनियन में जोड़ा गया 10th अमेंडमेंट से 1961। 22nd अमेंडमेंट से अलग स्टेट बनाया गया मेघालय, उस किस में से निकाल के? असम में से निकाल के। 37th अमेंडमेंट से असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए अरेंजमेंट किए गए अरुणाचल प्रदेश के लिए। और 38th अमेंडमेंट से डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो है, जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा है, उसको गैर वाद्य योग्य बनाया गया। तो ये आपके ठीक हैं बिल्कुल सारे, ठीक है जी। तो मैं जरा अब हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे आप थोड़ा सा फिर से रुक के इसको पॉज करके पढ़ लें। स्पून फीडिंग ही कर लो, चलो कर लो। पर गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। आयरलैंड से हमने क्या बोरो किया है? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू दी राज्यसभा। यूनाइटेड स्टेट से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कनाडा से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार। और 1935 के भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस। सी गलत है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यूके लंदन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
निम्नलिखित विभिन्न अधिकारियों को भारत की वरीयता तालिका, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है, उसके हिसाब से आपको हायर से लोअर रैंक में अरेंज करना है। हर टेस्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये अभी भी आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो मत कीजिए। चलिए, ठीक है, बताइए। फिलहाल देखो, छठे पे आएंगे आपके लोकसभा के स्पीकर। रैंक ऑर्डर 7th पे आते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। फिर 9A में आते हैं आपके CAG वरीयता में, और 11 में आते हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ये हो जाता है आंसर इसका। 1947 में घटित स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में आपको बताना है। फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। पहली कैबिनेट इंडिपेंडेंट इंडिया की, इंटरिम गवर्नमेंट, बहुत क्वेश्चन पूछता है इनसे। बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 100 बार बताया। प्रसाद का मतलब खाने से है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे ये। ऐसे करके कितनी बार बता चुकी हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन। बलदेव सिंह, डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ। सारे ठीक हैं बिल्कुल। अब जैसे मौलाना, तो ये बहुत होशियार होंगे, ऐसे करके याद कर लो। एजुकेशन। सरदार एकदम वो होते हैं पावरफुल, तो वो डिफेंस में आपकी हेल्प करेंगे। राजकुमार अमृत कौर, अमृत जो है, अमृत से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो हेल्थ। ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। मिलान करना है आपको, स्टेट का बनना और कब बनना है ना, स्टेट का बनना और कब बनना। चलो करो। तो बिहार आपका 1912, कर्नाटका और केरला दोनों ही 1956, केरला भी जोड़ लो इसमें। हरियाणा 1966, छत्तीसगढ़ आपका 2000। ठीक है जी, ए हो जाएगा। तो अब देखिए 61 सही चुनना है आपको। ये है आपका वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल पे क्वेश्चन। 5 या 7 ही दिए हुए हैं शायद लक्ष्मीकांत में, तो सारे याद होने चाहिए आपको। तो अभी देखिए, पहले रवि और ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल कब आया? 1986 में। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? इसके अंदर थे आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बताइए। ठीक है दोनों। 62 निम्नलिखित में से कौन सी समितियां, स्पेलिंग पे नहीं देखना है, जो हैं लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं? वाणिज्य समिति, श्रम समिति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति, विदेश मामलों की समिति। अलग अलग कमिटीज होती है ना, तो वो बतानी है आपको। तो ये 2, 3, 4 करती हैं। तो आपकी जो कॉमर्स वाली जो कमिटी है, ये राज्यसभा के अंडर है, ये वाली। विषम विकल्प, ऑड वन चुनना है आपको। स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है ये हाईकोर्ट्स की, तो मणिपुर का 2013 है, मेघालय का 2013, त्रिपुरा 13, सिक्किम 13। तो एक गलत है, देख लीजिए। डी गलत है। सिक्किम हाईकोर्ट आपका जो है 1975 से है, ना कि 2013 से। 64 सही चुनिए आप, करेक्ट। पहले लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन, एस सेन जिनको बोलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वजाहत हबीबुल्ला। भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, निट्टूर श्रीनिवास राव। करेक्ट बताइए। सारे ठीक हैं, और ये सारे प्लीज ध्यान रखना। 65 सही चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा देते हैं, रेजिग्नेशन। प्रधानमंत्री देते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हैं और त्यागपत्र देते वक्त, और राज्यपाल उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा देते हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। पहला और दूसरा सही है। जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट को करते हैं एड्रेस, ठीक, और गवर्नर करते हैं प्रेसिडेंट को। इनको क्यों करेंगे मतलब। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2023, लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डेटा 2023, करेक्ट बताना है। यूपी का जो रैंक है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बायो पावर की बात करें तो वो है तीसरा। हाइड्रो पावर की स्थापित क्षमता में यूपी है चौथे पे, कोयले की स्थापित क्षमता में यूपी है दूसरे पे, और थर्मल पावर की स्थापित क्षमता में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में यूपी है थर्ड। ये वाले प्लीज देखो, थोड़ा सा रटने पड़ेंगे आपको। 3 और 4 ठीक है, तो जो ठीक है ना, तो जैसे कोल है तो यूपी की बात हो रही है तो पता ही है, सेकंड याद कर लो। फिर आपका थर्मल पावर में यूपी थर्ड है, ऐसे याद कर लो। अब गलत क्या हुआ, बायो पावर में यूपी सेकंड है,
थर्ड नहीं है। हाइड्रो पावर में यूपी सेकंड है, तो 3 में सेकंड है, 1 में थर्ड है। वर्ष 2021 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में कॉप 26 हुआ था, बहुत फेमस है, आप जानते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके टारगेट क्या क्या थे? 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से लेके आना, मतलब रेन्यूएबल एनर्जी से, और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना। 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की जो कार्बन तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसको 45% तक कम करना, और अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, 1 बिलियन टन्स का रिडक्शन प्रोजेक्ट करना। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना इसमें, क्या कहाँ खेलेगा मैं बताती हूँ। 2070 को 2050 कर देगा, 50% यहाँ चेंज कर सकता है, तो ये वाली थोड़ी सी चीजें प्लीज ध्यान रखना। 1 बिलियन को 1 ट्रिलियन कर देगा, 1 मिलियन कर देगा, यहाँ पे खेलेगा। ठीक, सही विकल्प चुनो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ डेज दिए हुए हैं। 14 नवंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, 22 मई विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी विश्व जैव विविधता दिवस, और 22 मार्च विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और आप मुझे इनकी थीम कमेंट करके बताइए जरा। तो पहला और चौथा ठीक है बिल्कुल। 22 मई आपका वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे होता है, और 2 फरवरी आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। और प्लीज थीम्स बताइए मुझे इनकी लेटेस्ट, कमेंट कीजिए, मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग फोक थिएटर और उनका स्टेट। दस काठिया, अंक्यानाट, जुशिन, भंडैती। तो ये हो जाएगा आपका, दश काठिया आपका है उड़ीसा, अंक्यानाट होता आपका असम में, जुशिन होता आपका कश्मीर में, और भंडैती होता आपका बुंदेलखंड वाले इलाके में। ठीक, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। पॉटरी, मिट्टी के बर्तनों के नाम और कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे ब्लू पॉटरी जयपुर की, काली वाली उखरूल, कारीगरी कटक, कागजी अलवर। सी गलत है, कारीगरी पॉटरी आपकी तमिलनाडु की है, बाकी ठीक है। सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके रूप में नियुक्ति की ऊपरी अपर एज लिमिट क्या है? 65 साल। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति, ये मेंबर की बात कर रहा है यूपीएससी के, 65 ईयर्स। और जज हाईकोर्ट के 62 साल है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के 62 साल है। अपर एज लिमिट पूछ रहा है हर एक की, एक क्वेश्चन में एक ही चीज इसलिए दी जा रही है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें, है ना, किसकी 65 है किसकी 62 है। सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। क्रांतियां, रेवोल्यूशंस नहीं आए थे, जैसे कृष्ण क्रांति, ब्लैक किसके रिलेटेड है? मिनरल ऑयल। भूरी, ब्राउन, गैर परंपरागत ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन। अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना है, इंटरलिंकिंग फॉर रिवर्स के लिए। बताओ, ठीक है तीनों, सही चुनो करेक्ट ऑप्शन। साइला डांस करके एक डांस होता है, वो बाइगा ट्राइब है जनजाति, उसके पुरुष करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में विवाह के दौरान जा जिन जा, ये लोकगीत गाते हैं वो लोग। और जात्रा गुजरात का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कीर्तन है, ओल्डेस्ट फोक डांस कीर्तन गुजरात का। पहला दूसरा ठीक है, वेस्ट बंगाल का कीर्तन है ये। सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। दूध में केसीन नाम का एक प्रोटीन मिलता है। जौ की फसल में मिलता है जीन प्रोलैमिन, बार्ले क्रॉप में प्रोटीन है ये भी। गेहूं, मक्के, राई में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन मिलता है। वो आजकल कहते हैं नहीं, वी आर एलर्जिक टू ग्लूटेन, है होते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग तो बिना जबरदस्ती गेहूं में छोड़े बैठे हैं। ग्लूटेन क्या होता है आप जानते हैं? ग्लूटेन से खिंचाव आता है आटे में। वो होता है आपकी घर में लेडीज जेंट्स जो भी खाना बनाते हैं, आटा जब हम आटा गूंथ रहे हैं तो आटा गूंथ के थोड़ी देर रख देना चाहिए कहते हैं, तो उससे ग्लूटेन एक्टिवेट होता है। और मैदे में और ग्लूटेन होता है। अब मक्के का आटा होता है, मक्के का रोटी क्यों टूटती है बनते वक्त? क्योंकि उसमें खिंचाव नहीं होती ना, लचक नहीं होती, तो वो ग्लूटेन नहीं होता उसमें, इसलिए नहीं होता। बाजरे की और टूटती है, ये है इनके पीछे का लॉजिक। खैर, पहला ठीक है। मिल्क का ठीक है। जीन प्रोलामिन जो है ये प्रोटीन पाया जाता है मेज में, मक्के में। और ग्लूटेन पाया जाता है व्हीट, बार्ले, इन सब में, मक्के में नहीं होता, मैंने बताया ना आपको, ग्लूटेन मक्के में नहीं होता। कुट्टू का आटा नवरात्रों में खाते हैं जो, बिल्कुल टूटती हैं उसकी रोटियां,
वो इसलिए होता है क्योंकि ग्लूटेन नहीं होता। ठीक है, सही विकल्प चुने। पटुआ पेंटिंग उड़ीसा, जरदोजी कढ़ाई होती है यूपी की, सुजानी एक कढ़ाई होती है जम्मू कश्मीर की, और एक जरी तंचोई साड़ियां हैं वो कहाँ की हैं? वाराणसी की। सही कह रही हूं मैं, गलत कह रही हूँ? 2, 3, 4 ठीक है। पटुआ पेंटिंग या पटुआ पेंटिंग आपकी वेस्ट बंगाल की है। ये आगे भारत की जनगणना 2011। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य बताने हैं आपको, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले। देखो 4 ही याद कर लो, सारे ऑप्शंस पढ़ के फिर याद रखने का कोई मतलब नहीं है। याद कर लो ये, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला, यूपी। 77। अब सेम जनगणना का क्वेश्चन है, सबसे कम लिंग अनुपात वाले, लोएस्ट सेक्स रेशियो वाले 4 स्टेट्स बता दो मुझे। टोटल में से पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब स्टेट यूटी दोनों मिला के। एक सेकेंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब। एज इट इज याद करो, कहीं नोट बनाते चलो, छोटा सा पापा पिक वगैरह भी दे रखी है सर ने, वो पढ़ लो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, फिर से जनगणना आ गई पर यूपी की, करेक्ट बताना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी देश में चौथे स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, और साक्षर जनसंख्या वृद्धि के मामले में देखें तो यूपी तीसरे नंबर पे है, और अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो, प्रतिशत कह रहा है नहीं कह रहा, प्लीज ध्यान से पढ़ो, वो 4th है। ठीक है सारे। यूपी की जनगणना फिर से सही चुनना है। यूपी में एससी पॉपुलेशन है 4.13 करोड़, और एसटी पॉपुलेशन है 11.34 लाख। रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या है 15.53 थी, मतलब अभी तो अब लेटेस्ट तो डेटा आया ही नहीं। यूपी का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो 919 है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 63.7% है। वन, 2 और 3 ठीक है। सेक्स रेशियो 912, ध्यान देना 919 नहीं है, 67.7% है, ना कि 63.7। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात हो रही है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट बताइए जहां पे हाईएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का। टॉप 3 डायरेक्ट याद कर लो, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। 17वीं यूपी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात हो रही है, इनकरेक्ट बताना है। सबसे अधिक अति सघन वन को, कितने टाइप के वन हैं, कितनी बार बताया मैंने? मीडियम डेंस, डेंस, वीडीएफ, सब बताया नहीं बताया? मिसलेनियस का वीडियो भी देखा होगा। तो अति सघन वन कितने का जो एरिया है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? लखीमपुर केरी। और सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन कहाँ पे है? सोनभद्र में। सबसे ज्यादा खुले ओपन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? सहारनपुर में। और बुशेस, झाड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगी? आगरा में। सी गलत हो गया। सबसे ज्यादा खुले वन ओपन फॉरेस्ट का एरिया है सोनभद्र, सोन लिख रही हूं बस, ठीक है, ना कि सहारनपुर। फिर से 17th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यूपी की नहीं, स्टेट वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, दो याद करनी पड़ती हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में मिजोरम का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में अरुणाचल दूसरा है, तीसरे पे आपका मेघालय है, और चौथे पे आपका है मणिपुर। बात हो रही है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, बिल्कुल। फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की, आपको बताना है टॉप 3 स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा मैनग्रूव कवर है। मैनग्रूव पे क्वेश्चन बहुत आता है, मैनग्रूव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि, ठीक है। उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, याद रखना। गलत विकल्प चुनना आपको, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए हुए हैं, उनके मुख्यालय दिए हुए हैं, तो बताइए। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को साथ साथ। सबसे पहले तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहां पे है? कहां पे है? ये है आपका सैन फ्रांसिस्को। तो नहीं, यूनाइटेड नेशंस का आपका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक दे रखा है। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है आपका हेग, नीदरलैंड्स, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड। और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का है ब्रसल्स, बेल्जियम में, ना कि वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक, सही चुनना आपको, करेक्ट। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कासरगोड। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, भोपाल। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, धनबाद। बताइए कौन सा सही है?
पहला ठीक है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर में, ध्यान देना। अब नागपुर कहाँ, ये तो ना बताने की जरूरत है ना। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च है धनबाद में, धनबाद कहाँ है, चलिए धनबाद बताइए कहाँ है मुझे। और फॉरेस्ट रिसर्च है आपका देहरादून में, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जा चुके हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 63,000 करोड़, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी का बजट 2023-24 के संबंध में आपको सही बताना है, करेक्ट ऑप्शन। 1100 करोड़ रुपए दिए गए हैं फ्री वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति के लिए निःशुल्क। और वित्त वर्ष 2025 में 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट कितना, 5.1%। बताइए, दोनों ठीक है, सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में एक नई निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का ही क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग होती है उसमें यूपी का पोजीशन आ गया है 14वें स्थान से किस स्थान पे, मतलब उछल गई है अब रैंक, अच्छी रैंक हो गई है, क्या रैंक हो गई है, पर सेकंड हो गई है रैंक, बढ़िया है ना, खुशी की बात है। तो सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो, अलग अलग स्कीम्स के लिए पैसे पूछ रहा है, तो 3948 करोड़ पीएम आवास योजना, 3668 पीएम ग्राम सड़क योजना, 400 करोड़ रुपए नया मेडिकल कॉलेज जो वाराणसी में खुलने वाला है, 7350 करोड़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। बताओ, ठीक है सारे, है ना। तो भाई अब क्या बताऊं, अब ये कहना भी अच्छा नहीं लग रहा कि सारे याद करो, पर जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, ठीक है। सही बताओ कौन सा है करेक्ट। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अब तक करीब 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुकी है, और फिलहाल यूपी में बेरोजगारी दर घटकर सिर्फ 2.4 रह गई है, जो 19.2 हुआ करती थी कभी 2016-17 में। बताओ, ठीक है ये भी। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार हमारे युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाएं क्या होती हैं, एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस, आजकल हर कोई एक एंटरप्रेन्योर है, उस इन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपए के लिए कुल 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सी स्कीम के अंतर्गत करा जा रहा है ऐसा। तो ये है पीएम मुद्रा योजना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो इंटरिम बजट आया था, अच्छा इंटरिम बजट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज एन इंटरिम बजट, किसे कहते हैं इंटरिम बजट? वो बजट जो मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि इस साल इलेक्शन ईयर है तो इसलिए एक इंटरिम बजट प्रेजेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, अगर उनके पास टाइम नहीं होता है फुल बजट प्रेजेंट करने का या फिर जनरल इलेक्शंस आसपास होते हैं, सिंपल सा फर्क ये है, ठीक है। और पहला इंटरिम बजट जो प्रेजेंट किया था वो किसने किया था, शनमुगम शेट्टी जी ने किया था। 1947 से 49 वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ही पहला इंटरिम बजट सबसे पहले पेश किया था। तो ये क्वेश्चन 2 आ सकते हैं, इसलिए आपको बता दिए गए हैं। तो अभी आपको बताना है कि क्या है मामला। ट्रिपल तलाक को अवैध बना दिया गया है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 70% से ज्यादा घर महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में दे दिए गए हैं, ठीक है। ये भी सारे फिर से आपका इंटरिम बजट की बात आ गई है, ये बात हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की, ग्रामीण की। कोविड के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और भारत सरकार 2 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी नजदीक है। परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। बताइए कौन सा सही है। तो बी ठीक है आपका। ये आपका गलत क्यों हुआ, 3 करोड़ घर, 3 ना कि 2, 3
सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की बात हो रही है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर हुआ था दुबई में, और नुकसान और क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब क्या है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनका सामना कर रहे जो गरीब देश हैं उनको मुआवजा देना। वो कई बार आपसे पूछेगा, ठीक है दोनों, कि लॉस एंड डैमेज फंड की बात कौन से सीओपी से शुरू हुई थी, सीओपी 26, 25, 28, तो आपको 28 मार्क करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अभिकथन कारण दिए हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। अभिकथन है किसी पिंड का भार गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। वेट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रीजन क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट इज लोएस्ट एट द इक्वेटर एंड हाईएस्ट एट पोल्स। करेक्ट है दोनों। कौन से उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित हैं? इनमें से कौन से डिवाइसेस पास्कल लॉ फॉलो करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट। सारे करते हैं। क्या है पास्कल का लॉ? कमेंट कीजिए प्लीज। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाए तो डुबोने पर वस्तु का वजन कम होता हुआ प्रतीत होता है? When an object is partially or completely immersed in a liquid, the weight of the object is apparently decreased. कौन से प्रिंसिपल पे है ये? आर्किमिडीज, बर्नौली, चार्ल्स, डॉपलर। तो आप जानते हैं ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं इसको, बहुत फेमस। 1 मेगावाट 105 वॉट के बराबर है। पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, घंटा कह रही हूं। 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान मापने के लिए आप यूज करते हैं पायरोमीटर। बताइए। पहला दूसरा ठीक है। पायरोमीटर आप, पहला और दूसरा ठीक है ना? पायरोमीटर यूज होता है टेम्परेचर्स जो 1500 मीटर के ऊपर होते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होते हैं। 1 मेगावाट कितना होता है? ये होता है आपका 106 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये दूसरा और तीसरा ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, है ना? ये 106 होना चाहिए, 1 मेगावाट, है ना? सो 1 मेगावाट कितने वॉट के बराबर होता है? ये होता है आपका हम्म 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 105। सो मेथड अलग अलग होते हैं कैलकुलेशन के। 1000 1 मेगावाट होगा 1000 वॉट्स, 105 वॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड। यस इट शुड बी। वो होता है ना, पावर को आप 1e+6 कर देते हैं। हाँ तो पहला ही गलत हो जाएगा। ये तो ठीक है बिल्कुल। पायरोमीटर बहुत हाई टेम्परेचर्स नापने के काम आता है। ये ठीक है, बहुत रिलेटिवली जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं पायरोमीटर उनको मापता है। ठीक है, जैसे कि आपके फर्नेसेस होते हैं, बाकी जगहें जहाँ जहाँ पे होती हैं वहां पे वो मापा जाता है। ठीक है। डेजर्ट कूलर जो है वो वाष्प शीतलन विधि पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन इवेपोरेटिव कूलिंग मेथड। डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण है, मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं ये। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, याद रखना, फ्यूजन फिजन में फर्क समझना। आकाशीय पिंडों और रॉकेटों का वेग प्रकाश की गति से बहुत कम होता है। जो वेलोसिटी होती है सेलेशियल बॉडीज की और रॉकेट्स की, वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होती है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 1, 2 और 4 ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। मैंने बताया ना आपको दोनों का, संलयन पे, संलयन और विखंडन दोनों में फर्क समझना। और ये
तो ये फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे। बॉल पेन गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। पेंडुलम जो है वो सर्दियों में तेज चलती है, और दूध को मथने पर, घर में मक्खन निकालते हैं ना, उसमें अभिकेंद्रीय बल का वो एक उदाहरण है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है वो। 1 2 3 ठीक है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। ठीक है, अब आपको बताना है नाभिक में उपस्थित मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और किसी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों, न्यूक्लियन क्या हो गया? जो अभी ऊपर देख के आए हो पहले सेंटेंस में, उनको कहते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। बताओ, ठीक है ये भी। किन यौगिकों में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? ध्यान देना, किस में तीनों टाइप के बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, कोवेलेंट पाए जाते हैं? बताओ मुझे। अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम ब्रोमाइड में, नाइट्रिक एसिड में, दोनों में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में आपको मिलेंगे कोवेलेंट और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित आपको सही चुनना है। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज क्या है? कागज का जलना, भोजन का पकना, कोयले का जलना, पानी का भाप में बदलना। तो 1 2 3 हो जाएगा ना। वाटर और मतलब पानी से स्टीम बनना तो सिर्फ क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, केमिकल तो कुछ नहीं बदल रहा है इसमें। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं उन्हें एल्कलीन कहते हैं, लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड। 10th क्लास की केमिस्ट्री है ये। सोडा वाटर की बोतल खुलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण रूप से जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और प्रथम विश्व युद्ध में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उपयोग किया गया था। बताइए। तो 1 2 और 3 सही है। मस्टर्ड गैस, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये तो। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। ठीक है, वेल्डिंग में हाइड्रोजन और एसिटिलीन का उपयोग होता है। वेल्डिंग देखा तो है आपने, वो करते रहते चश्मा पहन के। फॉस्फीन का उपयोग स्मोक स्क्रीन बनाने में किया जाता है। और 90% सीसा रहित पेट्रोल और 10% अल्कोहल के मिश्रण को कहते हैं गैसोहॉल। लेड फ्री पेट्रोल प्लस अल्कोहल। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ये भी सारे। एथाइल अल्कोहल चीनी के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। एथाइल अल्कोहल कैसे होता है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्लाउड सीडिंग, जो आर्टिफिशियल बारिश नहीं कराई जाती है, दिल्ली में भी बात चल रही थी केजरीवाल सरकार की, खैर अभी तो मुख्यमंत्री परेशानी में है, लेकिन बात हो रही थी पीछे कि जो बादल होते हैं उनमें स्प्रे कर देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, उससे बारिश हो जाती है। एलिथ्रिन एक सिंथेटिक पायरेथ्रोइट कीटनाशक है जिसका उपयोग मच्छर भगाने वाली दवाइयों में किया जाता है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स में किया जाता है। ठीक है, 1 2 4 ठीक है। ये आपका तीसरा मैंने कहा था ना, सिल्वर आयोडाइड, ब्रोमाइड नहीं होता, ज्यादातर यूज होता है सिल्वर आयोडाइड। मेलेटोनिन को अंधेरे का हार्मोन या रात का हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन ऑफ डार्कनेस और हार्मोन ऑफ लाइट। लाइकन्स क्या है? फंजाई और एल्गाई से मिलके बनते हैं, कवक और शैवाल से मिलके बनते हैं। बीटा अमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन खतरनाक मस्तिष्क रोग एल्जामाइर का कारण बनता है। जो बीटा अमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है, इट कॉजेज एल्जामाइर्स। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। जिनमें प्रोटीन होगा उसमें टायरोसिन मिलेगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। ठीक है, ये भी करेक्ट चुनना आपको। अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, इससे पाचक एंजाइम का स्त्रावण होता है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो दुपिकाएं होती हैं उनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऐसे याद करते हैं ना। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दुपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। और अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका की डेल्टा कोशिकाओं से सोमास्ट्रोस्टिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है। डेल्टा बीटा अल्फा सबसे बता दिया क्या क्या होता है, बताओ। ठीक है सारे।
मिनेमाटा जो रोग है वो कब होता है? जब शरीर में पारे की अधिकता हो जाए, एक्सेस ऑफ मर्करी इन द बॉडी। और मिथ्या कंडुआ या झूठा कंडुआ धान की फसल का एक कवक रोग है, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, फंगल डिजीज है पैडी क्रॉप का। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। सही है, सही चुनिए फिर से। कसकाटा अमरबेल जो है एक पूर्ण तना परजीवी पौधा है, स्टेम पैरासिटिक प्लांट है। चंदन का पेड़ आंशिक जड़ परजीवी है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। आम के पेड़ पर एपिफाइट के रूप में उगने वाला आर्किड पौधा सहभोजिता का एक उदाहरण है। पढ़ा है नहीं पढ़ा एनवायरमेंट, बस ये बताओ। और घटपर्णी नेपेंथेंसी परिवार का एक कीटभक्षी पौधा है, जो पौधे मुख्यतः शाकाहारी हैं। पिचर जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये जो प्लांट्स हैं ये हर्बिवोरस होते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये भी सारे। अब ये आविष्कारक पूछ रहा आपसे, जैसे किण्वन फर्मेंटेशन, कुरुसोवा। चलो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, देख लो एक बारी। तो फर्मेंटेशन आपका जो है, इसके इन्वेंटर थे लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर, एलपी लिख देते हैं। पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल ठीक है। स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर, ठीक है। और सेल थ्योरी के आपके श्लाइडन और श्वान, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब जैम, जेली, मार्मलेड्स नहीं होते, मार्मलेड्स ब्रेड पे लगा के खाते हैं, उस सब में यूज करते हैं इनको। दूध संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड, फॉर्मलिन, सैलिसिलिक एसिड का यूज होता है मिल्क प्रिजर्वेशन के लिए। और पेपाइन करके एक एंजाइम होता है जो कि रॉ पाइनएप्पल का जो दूध होता है उससे निकाला जाता है, कच्चे अनानास के दूध से। पपाइन भैया पपीते से निकलता है, कहाँ से अनानास आ गया इसमें? पपायन पपीता, पपाया से निकलता है ये। मैच कीजिए, ये कुछ नगर हैं और उनके सरनेम देख लीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज पॉज करके। चंदौली है राइस बाउल, धान का कटोरा। मेरठ है कैंची नगर। हाथरस है एसफेटिडा और गुलाल सिटी, हींग और गुलाल सिटी। और जौनपुर है सिराज ऑफ द ईस्ट, फेमस है सबसे। इन मेजर स्कूल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। यूपी के हैं सारे। राज्य ललित कला अकादमी, आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में है, 1962 की है। ये भी लखनऊ में 1969, दिस इज ऑल्सो इन लखनऊ 1975। ये भी लखनऊ में है 1911। ये हो जाएगा आंसर। मैच द फॉलोइंग करना आपको, इंडस्ट्री और सिटी। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म कहां पे? नैनी। ये भी आप पहले मैच करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये नैनी ठीक दे रखा है, प्रयागराज। रेल व्हील फैक्ट्री रायबरेली में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, और कोरबा वाली आपकी अमेठी में है। तो ठीक है, ये बी है आंसर। आपको सही ऑप्शन चुनना है। थर्मल पावर यूनिट्स की बात हो रही है, अब फिर से आप चेक कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छे क्वेश्चन है ये वो है, ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको इनसे, अगर ऐसे सवाल सही हो गए पेपर में। तो ज्यादातर बच्चों के गलत होते हैं ये। शक्ति नगर आपका सोनभद्र में है। तांडा आपका अंबेडकर नगर में है। दादरी आपका गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर। और ऊंचाहर आपका रायबरेली में है। बी ठीक हो गया ना। 2011 सेंसस के हिसाब से आपको 3 ऐसे जिले चुनने हैं जहां पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, तो चुन लीजिए। 2, 3, 4 हो जाएगा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। चलिए, तो अब हम देखेंगे 119। लखनऊ शहरी विकास विभाग ने हाल ही में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र चलाने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड के टाटानगर जमशेदपुर में आयोजित सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में लखनऊ की आस्था स्ट्रॉन्ग वुमेन और आर्या स्ट्रॉन्ग मैन बने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने हाल ही में लखनऊ, आगरा, मथुरा में यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की है। क्या हो जाएगा आंसर? तो 1 और 2 आर करेक्ट। थर्ड क्यों गलत हुआ?
ये लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनेगा। करेक्ट चुनना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमर उजाला राज्य ब्यूरो में कार्यरत मुख्य संवाददाता चंद्रभान यादव को पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने रिसेंटली भूमि पूजन किया था। नेवल गैलेंट्री म्यूजियम कंस्ट्रक्शन हो रहा था जहां पे सीजी सिटी एकाना स्टेडियम लखनऊ में। चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट ज्ञान डेयरी करके इन गीता गोरखपुर। और राहत विभाग ने हाल ही में 450 स्वचालित मौसम स्टेशन और 2000 स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने का कार्य आदेश जारी किया है। ये भी सारे ठीक हैं। एडिशनल मेंबर फाइनेंस रेलवे बोर्ड सौम्या माथुर ने रिसेंटली चार्ज लिया है। पहली विमेन जनरल मैनेजर बन गई है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अरविंद सिंह ने हाल ही में कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में रोइंग के लाइट वेट पुरुष डबल स्कल्स में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में लखनऊ के कैंट सब स्टेशन पर पावर कॉर्पोरेशन की एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया है। पहला, तीसरा ठीक है, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये जो आपका अरविंद सिंह है बुलंदशहर से, इनको गोल्ड मेडल मिला है लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स रोइंग का, जो गोवा में हुआ था, ना कि कोलकाता में। करेक्ट चुनना आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में A+ की इनको ग्रेडिंग मिल गई है। शिकायत निवारण प्रणाली यानी आपका IGRS पोर्टल जो है, इसमें जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर मासिक रैंकिंग जारी होती है। उसमें अलीगढ़ जो है वो टॉप पे आया है। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट पे आया है दैट इज आजमगढ़। ये ध्यान देना प्लीज, ये क्वेश्चन पक्का आएंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। कहां पे? वृंदावन मथुरा में। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी 2017 में 14वें स्थान से बढ़कर अब 2018 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। अभी भी क्वेश्चन करके आए हम ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, जो यूपी का सोलर एनर्जी पॉलिसी है, उसको मंजूरी दी गई है। 2, 3, 4 ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका इसलिए गलत हो गया, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव इनॉग्रेट किया है, ये ना कि योगी जी ने। आपको विचार करना है, दुबई में रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में के गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया। और मेघालय राज्य सरकार ने हाल ही में काजी नेमू, ये सिट्रस लेमन होता है, इसको अपना स्टेट फ्रूट, आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया है। एक हिंदू स्टोन टेम्पल बनने वाला है। 1, 2 और 4 ठीक है। थर्ड गलत हो गया आपका, ये असम ने किया है, मेघालय ने नहीं। असम का स्टेट फ्रूट होगा अब ये सिट्रस लेमन, काजी नेमू। सऊदी अरेबिया की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम है ट्रेन का, हाल ही में मध्य पूर्व में पहली बार लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजनीतिक दलों को फंडिंग की गुमनामी की आलोचना करते हुए सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह चल रहे थे ना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया है। एपिक फाउंडेशन ने हाल ही में मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया है। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की मशाल, इसके 45th जो एडिशन है, आधिकारिक मेजबानी हंगरी को सौंपी है। देश हंगरी, बताइए। ये ठीक है सारे। मैती सचिव श्री एस कृष्णन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी स्वास्थ्य परियोजना और उन्नत ISO 5/6 स्वच्छ कक्ष क्लीन रूम का उद्घाटन किया? ये किया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। सही चुनना है आपको। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव को हाल ही में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। ओडिशा ने हाल ही में कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
अनावरण किया। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने हाल ही में रहने योग्य क्षेत्र में स्थित एक सुपर अर्थ की एक महत्वपूर्ण खोज की है। बताइए। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। थर्ड आपका गलत हो गया। ये जो अनावरण हुआ है ये किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्लस उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। तो ये डीएम लिख लो यहां पे, ना कि प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट बताना है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने रचना कुमारी पे बैन लगाया है 8 साल का। भारत, तुर्की और कतर को हाल ही में दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर में। मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल शर्मा को हाल ही में प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑल आर करेक्ट। रतन टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में भारत का पहला उन्नत लघु पशु अस्पताल शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भुगतान की सुविधा के लिए ई-रुपया लेन देन के लिए ऑफलाइन कार्यक्षमता शुरू करने की घोषणा की है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है। बताइए। ये भी ठीक है। नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का नाम अब जो होगा वो निरंजन शाह स्टेडियम हो जाएगा। फोटोग्राफर नीमा सरेखानी को हाल ही में बर्फ पर सोते हुए एक ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। आप देखिए बहुत सुंदर फोटो है ये, इंटरनेट पर देखिएगा आप। टाटा समूह हाल ही में संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 50 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय समूह बन गया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में NSD 2024 इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया इसका ये थीम का अनावरण किया। 1, 2 एंड 4 करेक्ट। थर्ड आपका टाटा ग्रुप पहला इंडियन ग्रुप बन गया है 30 लाख करोड़, 30 लाख, 30 लाख नॉट 50। इंद्रमणि पांडे ने चार्ज लिया है, जनरल सेक्रेटरी बने हैं बिम्स्टेक के। फोन पे ने अपॉइंट किया है रितेश पाई, CEO बने हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स डिवीजन के। एक महिला हैं केरला से जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 से ज्यादा भाषाओं में गा के। और 2024 में पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका अल्वारो ने हाल ही में 1 जनवरी को मोरम्बो मेडागास्कर पर हमला किया था। मेडागास्कर अपने मैप में जाके मार्क कर लिया करो, साथ साथ एटलस प्रिपेयर करते रहा करो, सही स्कीम बन जाएगी इससे। सही है सारे। हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और अटल इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले सबसे कम आयु के समलैंगिक अधिकारी बन गए हैं। द फर्स्ट गे ऑफिसर। कौन? गैब्रियल अटल। एक्चुअली ये ATTL होगा, ठीक है, याद रखना ये चीज। ये फरवरी 2024 से इन्होंने आपका चार्ज लिया है, ठीक है। चलिए। इंडिया ने अज्यूम किया है चेयरमैनशिप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पहली बार। प्राइम मिनिस्टर ने अभी ह्यूज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इनॉग्रेट किया था गांधीनगर में। तो ये सही है बिल्कुल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रेड आंटी चटनी, सही है, बहुत बढ़िया। रेड आंट चटनी, काई चटनी होती है ये, इसको भौगोलिक संकेतक दिया गया है। और जेंसॉल इंजीनियरिंग ने हाल ही में गुजरात EV प्लांट के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिव्यकीर्ति सिंह बीकानेर से हैं, राजस्थान के पहले इंडियन वुमेन बन गई हैं। अर्जुन अवार्ड मिला है हॉर्स राइडिंग में। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, बताइए जरा, तब कोई बात हुई है इनॉग्रेट किया है आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन। ये एक्चुअली क्या है, देखो पहली चीज तो ये सुन लो। ये पहला ठीक है, रेड आंट चटनी, काई चटनी बोलते हैं इसको, मयूरभंज की है ये, तो इसको GI टैग मिला है। जेंसॉल इंजीनियरिंग 2000, ठीक है बिल्कुल। दिव्य कीर्ति सिंह नागौर से, नागौर, ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये आपका इसमें मिस्टेक है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थोड़े ना है ये, पर ये ठीक है बिल्कुल।
आईसीसी अवार्ड 2023 की विनर लिस्ट दी हुई है। इंडिया के T21 स्टैंड आउट सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। केनिया क्विंटर रेबेल को मिला है आईसीसी विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और नीदरलैंड के बैस डी लीड को मिला है आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है। ये मैरीटाइम जायंट मेयर्स्क, ये समुद्री दिग्गज है, कंपनी बहुत बड़ी। इन्होंने एनए मेयर्स का अनावरण किया है, जो हरित हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से फ्यूल्ड है, मेथनॉल, ग्रीन मेथनॉल से चलती है, अभूतपूर्व कंटेनर जहाज है। 63rd केंद्रीय भूविज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक में श्री वीएल कांथाराव की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित हुई थी। हैदराबाद ओपनिंग बैट्समैन तन्मय अग्रवाल को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी मारी है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएसए नाइट्रोजन गैस हैज रिसेंटली बीन यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कन्विक्टेड मर्डरर केनेथ स्मिथ। अभी मारा है ना, केनेथ स्मिथ को एग्जीक्यूट किया है, तो वो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करा वहां पे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट चुनना आपको। स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना है, और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है अभी 9 चंडीगढ़ प्रोजेक्ट्स किए हैं काफी। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ये। सोनी स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स नहीं, सोनी स्पोर्ट्स ने किया है कार्तिक आर्यन को। सही चुनना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुश पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन का अनावरण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उन्नत स्वस्थ समाधानों के लिए मेडटेक मित्र करके शुरुआत की है। संतोष झा को हाल ही में इंडोनेशिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट चुनना है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के निदेशक श्री एलपी हेमंत के श्रीनिवासालू, इनको मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है। प्रजापालन कार्यक्रम ये तेलंगाना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने स्टार्ट किया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी संघ अनलॉफुल एसोसिएशन बता दिया गया है। इजराइल ने हाल ही में ईसाइयों को अपने $25 अरब के चिप प्लांट के लिए $3.2 अरब की छूट दी गई है। क्रिश्चियंस को रिबेट दे रहे हैं। 1 to 4 ठीक है, थर्ड आपका इसलिए गलत हो गया। ये होम मिनिस्ट्री ने मुस्लिम लीग जम्मू और कश्मीर को 5 साल के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री थोड़ी करेगी, होम मिनिस्ट्री करेगी। ठीक है, गलत चुनना है। वियतनाम सरकार ने हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। सेबी ने देश के वित्तीय बाजारों में निपटान प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए मार्च 2024 तक सेम डे ट्रेड सेटलमेंट की बात कर रहे हैं अभी ये। कर्नल सुनीता बीएस को हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकरेक्ट चुनना है आप, फर्स्ट सही है केवल। ये सेबी लॉन्च कर रहा है सेम डे सेटलमेंट बाय मार्च 2024 टू रेवोल्यूशनाइज दी सेटलमेंट प्रोसेस इन कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, मतलब आपका पहला गलत हो गया, ये न्यूजीलैंड है, इस पे मत जाओ, पहला गलत है, और बाकी ठीक है। सही चुनना है करेक्ट। भारत बायोटेक सिडनी विश्वविद्यालय, इन्होंने एमओयू साइन किया है वैक्सीन रिसर्च के लिए। खनन मंत्रालय ने हाल ही में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहली किश्त की नीलामी शुरू करने की घोषणा की है। और आपका एंडलेस बॉर्डर्स ने अभी 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। ठीक है, आईएनएस इम्फाल की बात हो रही है, गलत बताइए इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारतीय नौसेना को के आईएनएस इम्फाल के शिखर का अनावरण किया है। स्पायर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल है, इसमें ब्रह्मोस सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, इंजीनियस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और ये जो युद्धपोत है 20 अक्टूबर को मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। आईएनएस इम्फाल 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 4 में से चौथा युद्धपोत है। तो डी गलत हो गया। ये आपका जो है ये थर्ड वॉरशिप है, 4 बन रहे हैं इसके अंदर, उसमें से थर्ड है ये। कौन सा गलत है, इनकरेक्ट। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को हाल ही में सिंगापुर का नया राजा चुना गया। सुल्तान इब्राहिम इब्नी सुल्तान इस्कंदर, इनका एक्चुअली पूरा नाम ये है। ठीक है, तो इनको
सिंगापुर का नया राजा चुना गया। रिलायंस जियो ने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रांड सेवा जियो स्पेस फाइबर जो है पेश की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में नई दिल्ली के 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। तो बताइए कौन सा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा? पहला गलत है। ये आपके जो सुल्तान हैं ये हैं मलेशिया। बताओ, राजा बन रहे हैं आजकल भी लोग। कौन सा सही है? करेक्ट। नीता अंबानी को हाल ही में परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जो CSR होता है आपका, उसके लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने केमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। इन कंट्रीज को जाके अपने एटलस में मार्क कर लेना, मैं पहले बता रही हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मेंबर बन गया है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क कमेटी का। और आईफोन मैन्युफैक्चरर विस्टर्न जो है बोर्ड पे उन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडियन यूनिट सेल करेंगे रिलायंस ग्रुप को। बी। तो जो बोर्ड है आईफोन मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन, वो टाटा ग्रुप को सेल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, टाटा को। कौन सा गलत है? हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। स्वान एनर्जी ने हाल ही में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का अधिग्रहण करने के लिए 231 करोड़ का भुगतान किया है। 25T बुलार्ड पुल टग महाबली का हाल ही में गुजरात में भारतीय नौसेना द्वारा अनावरण किया गया। पहला गलत हो गया। टाइम मैगजीन ने लियोनेल मेसी, नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर दिया है। कौन सा सही है? सितंबर महीने में दूरदर्शी नेता और एशियन पेंट्स के सह संस्थापक और गैर कार्यकारी निदेशक अश्विन धानी का निधन हो गया। बनमाली अग्रवाल को हाल ही में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया। और ताइवान ने हाल ही में अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून जो है बनाई है। लेनोवो ने हाल ही में भारत में क्रोमबुक्स के निर्माण के लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है तीनों। रुकजियांग जैंग, इनको अवार्ड मिला है 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। मेरिको के सौगत गुप्ता को हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बताइए। ठीक है, गलत चुनना है आपको। KN शांता कुमार को चेयरमैन बनाया गया है PTI का, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का। डॉक्टर दिनेश दास ने ओथ लिया है एज दी मेंबर ऑफ UPSC। और रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसाले ने गोल्ड अवार्ड्स मेडल्स जीते हैं टेनिस में एशियन गेम्स 2023 में। कोई गलत नहीं है, सही चुनना है आपको। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जर्मनी की पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग बुंदेसलिगा नाम है के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मैक्स वेस्टपेन ने हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। और HS प्रणॉय ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। RBI ने अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और जलगांव पीपल का कोऑपरेटिव बैंक जो है उनका विलय की मंजूरी दे दी है। 1 to 4 आर करेक्ट। एक गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ है? HS प्रणॉय को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, गोल्ड नहीं, कांस्य पदक। गलत चुने। अब तो खुश हो जाओ, एक ही क्वेश्चन बच रहा है। शिवराज सिंह और अनुराग ठाकुर ने हाल ही में PM मोदी के भाषणों पर आधारित सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नामक पुस्तकों का अनावरण किया है। और विश्व नियामक संस्था FIFA ने हाल ही में श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन पर से प्रतिबंध हटा दिया है, बैन लिफ्ट कर दिया है, बैन लगा रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। So C is correct, C is incorrect, सॉरी। ये प्रेसिडेंट ने जारी किया है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है जी, कमेमोरेटिव कॉइन। सो खुशी बिल्कुल पार कर देनी चाहिए अब आपको, सही विकल्प चुन लीजिए। उमेश रेवनकर को अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का। भारत न्यूजीलैंड ने हाल ही में नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेघालय के आकर्षक चौकवा चावल, मैजिक राइस हैं ये, चौकवा राइस, इनको GI टैग मिल गया है। NV रमन को हाल ही में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है जी, बताइए। ये मैजिक राइस हैं, याद रखना। और ये ना सेमी ग्लूटेनस होते हैं, कभी देखना इनको, मतलब इनको एक्चुअली मैजिक राइस क्यों जानते हैं आप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनका बहुत अहम रोल था, जो अहोम डायनेस्टी होती थी ना असम की,
उसके जो सैनिक होते थे उनकी डाइट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इनका ऐसा मानना है कि इसलिए जादुई चावल इनको कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये आप याद रखना। अभी इनको जो है जीआई टैग मिल चुका है, असम का राइस है ये। तो आंसर भी मेरे हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा, ये असम का है, अहोम डायनेस्टी। याद रखना जितनी मैंने आपको बातें बताई, बाकी ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टेस्ट हो जाता है खत्म। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और थोड़ी सी रियायत रखिए पढ़ाने वालों पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।